हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीएससी 4 सेमेस्टर में पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और यहाँ से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप से आएंगे। मतलब आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सीरीज है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और बाकी सारी जितनी यूनिट हैं आपके बीएससी 4 सेमेस्टर में, वहां से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं कवर करवाऊंगा यहाँ पर आपको। मेरे साथ में आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following. Select the incorrect statement among the following. सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये चीज देख लो कि इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, उसके बाद में है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और तीसरा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और लास्ट है हमारा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, चार ऑप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर इसके ऑप्शन को देखने से ही लग रहा होगा कि हमारा कौन सा रूल है। ये हमारा प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास में प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। और इसका ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। वहीं हम लोग ये भी जानते हैं, ये जो P है वो क्या है? मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम। मैंने यहाँ पर लिख देना है मोमेंटम। मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है mb। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एरर दिखानी हो तो देखो, अगर इसमें एरर दिखानी हो या चेंज दिखाना हो तो हम लोग किससे लगाते हैं? हम लोग डेल्टा डी या फिर डेल लगा के लिखते हैं। मान लो हमें मोमेंटम में क्या दिखाना है? चेंज दिखाना है, तो क्या लगाएंगे? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा पी इक्वल टू एम क्या है? मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, तो जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर m। और इसमें चेंजेस होगा तो इसको लिखेंगे डेल्टा v। अब सवाल ये है, जैसे एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो एक तो हमारा यही मिल रहा है, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन। दूसरा अगर हम देखें, डेल्टा पी की जगह पर क्या रख दें? डेल्टा पी की जगह पर हम रख दें एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अगर हम ये रख दें और यम को फिर हम यहाँ पर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, एक तो हमारा यही फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला तो देख पा रहे होंगे आप कौन सा है, ये भी हमारा करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, और ये भी हमारा करेक्ट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है तो इसका मतलब ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन में यही सही होगा। ठीक है, ये जो है डेल्टा एक्स, ये वाला ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ये तो सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट देखना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए
इसीलिए ये फॉर्मूला क्या है हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा रहेगा सही, बी सही रहेगा। ध्यान दीजिए, आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इन गिवन बाई। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेव जो है, डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वो किसके द्वारा दी जा सकती है, तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन सी होती है। चलिए मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। इसकी इक्वेशन रहती है लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन रहती है, दूसरी इक्वेशन होती है लेमडा इक्वल टू एच अपान एम बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो c है, c क्या है, स्पीड है, किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो है इसकी अगर b स्पीड रखें, c की जगह पर कौन सी स्पीड रखें, हम यहाँ पर वेलोसिटी की स्पीड रखें। ठीक है, वेलोसिटी रखें, ये हमारे पास में लाइट है और ये क्या है, वेलोसिटी है। c क्या है, लाइट है, v क्या है, वेलोसिटी है। ये दोनों फार्मूले डी ब्रॉगली इक्वेशंस को फॉलो कर रहे हैं। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे, मान लो हमें इस v को लैम्डा के साथ में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा v इक्वल टू एच अपान एम बी। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं क्या हमें लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी मिल रहा है, यहाँ पर देखने पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में लेमडा इक्वल टू एच अपान एम बी मिल रहा है, एच अपान एम बी देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सर, हमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, लेमडा बी इक्वल टू एच अपान एम मिल रहा है। कहां पर है, डी पर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 4 एंड L इक्वल टू 1। ये L है जो कि सही से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, L इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्बिटल दी गई है, मतलब n बराबर वैल्यू दी गई है और L बराबर वैल्यू दी गई है। आपको इनको यूज करके ये बताना है कि हमारी ऑर्बिटल कौन सी रहेगी। इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्वांटम नंबर से है, आप ध्यान रखना हमेशा, ये क्वेश्चन कहाँ से है, क्वांटम नंबर से है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर की अहम भूमिका होती है, इसलिए क्वांटम नंबर्स को पढ़ना भी जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार की होती हैं, n, l, m और s। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 2 क्वांटम नंबर दी गई हैं, कौन कौन सी, एक n दूसरी l। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये है हमारे पास में यल क्या है, एजी मुत्थल क्वांटम नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग बहुत, एजी मुत्थल क्वांटम नंबर। वैल्यू दी गई है n बराबर 3 और l बराबर 1 दिया गया है। मुझे क्या बताना है, मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ऑर्बिटल कौन सी होगी, 4d ऑर्बिटल होगी, 4s ऑर्बिटल होगी, 4f या फिर 4p ऑर्बिटल होगी। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पर हम 4 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। n इक्वल टू क्या है, 4 नंबर दी गई है। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ऑर्बिटल में ये जो आगे नंबर लगी होती है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें कि n इक्वल टू 4 तो सब में है, तो इससे तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए l की वैल्यू देखते हैं। l के लिए क्या होता है, l के लिए हम लोग s, p, d और f ऑर्बिटल के लिए 0, 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, देखो यल के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू क्या होती है, क्वांटम नंबर्स। यल बराबर 1 है तो ऑर्बिटल यस रहेगी, यल बराबर 0 है तो क्वांटम नंबर, सॉरी यहाँ पर ऑर्बिटल रहेगी यस। यल बराबर 1 है तो हमारे पास ऑर्बिटल रहेगी p, यल बराबर 2 है तो ऑर्बिटल रहेगी d, यल बराबर 3 है तो ऑर्बिटल रहेगी f। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास में कौन सी वैल्यू है, यल बराबर 1 है, ये 1, तो ऑर्बिटल कौन सी आएगी, p। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर p है, यहाँ पर है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, d, 4p इसके लिए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3 आर
ठीक है, मतलब आपको n बराबर 3 दिया गया है और आपको ये बताना है कि ऑर्बिटल की नंबर कितनी होगी। मैं आपको बता दूं, टोटल ऑर्बिटल की नंबर जो निकालते हैं वो n स्क्वायर से निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, n स्क्वायर से निकालते हैं। इससे भी क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर n की वैल्यू दी हो और आपसे ऑर्बिटल की नंबर पूछी जाए तो आप हमेशा किससे फाइंड आउट करोगे, आप हमेशा फाइंड आउट करोगे n स्क्वायर से। ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लगा के दिखाता हूँ। n बराबर 3 है तो मुझे n की जगह पर क्या रख देना है, 3 रख देना, 3 इस तरीके से। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है सर, 9 आता है। ऑप्शन में देखिए 9 कहां पर है, ए में 1, बी में 4, सी में 9 है और डी में 16 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 9 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास में क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बताना है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो किसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो आपको वैलिड नहीं होता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैलिड किसके लिए होता है। वैलिड का मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां पर ऑप्शन में आपके पास में लिखा है मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगला लिखा है मोटर कार, और फिर है ये स्टेशनरी होना चाहिए, स्टेशनरी पार्टिकल्स, बी एंड सी। तो देखो मैंने अभी क्या कहा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहां पर लिख दे वेवलेंथ। ठीक है, आगे यहां पर टाइप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ मतलब लेमडा, हमसे लेमडा पूछा गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया गया है एस, CO2, CO2, SO2 और ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वेवलेंथ किसके लिए कम होगी। लीस्ट का मतलब होता है कम। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या है बच्चों, लीस्ट का मतलब है कम, यानी वेवलेंथ किसके लिए कम होगी। अब वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे कैसे, ये आप फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो होती है, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mb। ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मास ऑफ एटम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम या फिर मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल। अब चूंकि यहां पर लेमडा एंटी प्रोपोर्शनल है 1/m के, अगर इससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करें तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, आपको कोई 3-4 मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस में कम है या फिर किस में अधिक है। इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mb या फिर लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mc। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बीएससी 4th सेमेस्टर में, MCQ में। ठीक है, देखो लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल 1/m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल। कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पर SO2 की, SO2 में अगर हम मास निकालें, ठीक है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका एटॉमिक वेट होता है 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका जो है एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो अब चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वह आ जाएगा हमारे पास में 64। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2 होता है, ये आ जाता है हमारे पास में, अगर इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारे पास में मास होता है वो बहुत कम होता है, इन दोनों का मास इनके मुकाबले बहुत कम होता है, पॉइंट में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर हम देखते हैं तो पॉइंट में आता है 0.054 करके आता है, इसका भी होता है, इसका 1.00 ऐसे करके 72 करके आता है। ठीक है, तो इन दोनों का एटॉमिक वेट जो, इन दोनों का मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है। अब चूंकि
मास लैम्डा यानी वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज का मास कम है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ अधिक है। बात समझ में आ रही है? यहां पर इन दोनों का मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसीलिए इनकी वेवलेंथ तो अधिक होगी। तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकते क्योंकि कम पूछा गया है। उसके बाद में SO2 का है 64 और CO2 का है 44। इन दोनों में बताइए आप कि मॉलिक्यूलर वेट यानी मास किसका सर्वाधिक है? किसका है? इसका 64, यानी SO2 का कितना है? 64 है, जो कि इनके मुकाबले अधिक है। तब जब इसका मास अधिक है तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या है? कम होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? SO2 की होगी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन, यहां पर ये 25 ऑर्बिटल लिखा है, 25 नहीं होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, ध्यान रखना, ठीक है? 2s ऑर्बिटल, कायदे से ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन 2s ऑर्बिटल। अब ये नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। नोडल सरफेस, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। नोडल सरफेस कहें या फिर रेडियल नोड कहें, बात एक ही है, रेडियल नोड, ठीक है। ऐसे वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। ये फॉर्मूला लगाएंगे। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल के आगे जो नंबर रखी होती है उसको n इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये जो नंबर है वो n को रिप्रेजेंट कर रही है। l को कैसे लिखते हैं? SPDF ऐसे करके लिखते हैं, 0 1 2 3, ये वाला ध्यान रखेंगे सब लोग, कोड इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू कितना है? 2, तो मैंने रख दिया है 2। यल क्या है? तो यल के लिए s के नीचे देखिए s ऑर्बिटल है, तो यल के लिए s की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। 1, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे तो 1 आएगा। आंसर हमारा 1 आया है। देखते हैं कहां पर आंसर है। यहाँ पर 0 है, हो नहीं सकता, 2 है, हो नहीं सकता, 3 है, हो नहीं सकता, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, 1 आंसर आया। आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए 4d इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 4d इलेक्ट्रॉन, या फिर यहां पर ऑर्बिटल कर ले, ठीक है? ऑर्बिटल कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 4d ऑर्बिटल के लिए आपको क्या बताना है? चारों क्वांटम नंबर्स का सेट दिया गया है, ये सेट आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटल देखिए 4d, इसको कैसे निकालते हैं वो पहले मैं निकाल के आपको बताता हूँ, फिर आप लोग अपने आप ही बता देंगे कि किस तरीके से सही होगा। देखो 4d है, n इक्वल टू क्या है? ये वाली जो नंबर होती है वो n को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या देख पा रहे हैं? n इक्वल टू 4 तो सब में है, तो आंसर यहाँ से हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। उसके आगे मूव करेंगे यल में। यल के लिए मैंने बताया है l बराबर 0 1 2 3 SPDF, ठीक है? ये क्रम रहता है हमारा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चूंकि d ऑर्बिटल है तो यल के आगे देखिए d ये है और d में कौन से है? 2, यानी यल इक्वल टू कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर यल इक्वल टू 2 कहां पर है? यल इक्वल टू 2 यहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यल इक्वल टू 2 यहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बाकी में नहीं है तो हम क्या करेंगे? कट कर देंगे, ठीक है? इनको कट कर देंगे। अब उसके बाद में m की वैल्यू निकालते हैं। अब चूंकि यहाँ पर m की वैल्यू नहीं दी गई है तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, s की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ये जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये 5 नहीं होगा, एक्चुअल में ये s है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। s इक्वल टू पूछा गया है, s इक्वल टू प्लस हाफ, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है? तो अब चूंकि दो तो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो ही गए हैं, इन दो में हमें बताना है। अब एक चीज और देखिएगा, 4d इलेक्ट्रॉन, इसमें यह मेंशन नहीं किया है कि आप चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आप चारों क्वांटम नंबर्स पूछ रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। d ऑर्बिटल 5 प्रकार की होती है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है? s की वैल्यू कैसे रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो ये 5 ऑर्बिटल है, अब चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बताया गया है तो s बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 में कहां पर पड़ रहा है? ये तो s प्लस हाफ है, यहाँ पर s इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस पर। उसके आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ n इक्वल टू 3 देन विच वैल्यू
ऑफ एल इज करेक्ट, ठीक है, आपको n इक्वल टू 3 दिया गया है, n इक्वल टू 3 दिया गया है, l की वैल्यू बतानी है कितनी होगी और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान देना, अगर n इक्वल टू दिया गया है और l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू निकालते हैं 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। किसी n के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी n के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। कैसे? 0 तो आपको एज इट इज नोट ही कर लेना है, n कितना दिया गया 3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप 3 - 1, कितना आ गया फिर से 0, 3 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा 2, 0 और 2 के बीच में कितना आएगा, अभी 1 आना चाहिए, तो ये 1 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, एल की वैल्यू 0 भी आ सकती है, एल की वैल्यू 1 भी आ सकती है, एल की वैल्यू 2 भी आ सकती है, तो 0 1 2 ऑल ऑफ देम, मतलब ये तीनों आ सकती हैं, ये सभी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर सेल इज इन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जहां पर ऑप्शन में 5 लिखा गया है, जैसे यहाँ पर ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आपको यस लिख देना है, यस लिख देना है, यस लिख देना है और यस लिख देना है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है। जब बहुत सारी ऑर्बिटल्स को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसको कौन सा प्रिंसिपल कहा जाता है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल कहा जाता है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ऑफ वाउ प्रिंसिपल। ऑफ वाउ प्रिंसिपल हमारा क्या बताता है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल हमारा बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में और स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में मतलब इस तरीके से S P D और F, ये वाला हमारा एनर्जी का ऑर्डर है और स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप ध्यान रखेंगे। ऑर्डर देखिए, यस यस यस, कहां पर देख रहे हैं, ये तो सब इधर रैंडम लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एस पी डी एफ। ठीक है, तो एस पी डी एफ कहां पर है, ये देखो एफ डी पी और एस, ऑप्शन ए सही है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब ऑफ वाउ प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सबसेल ऑफ एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज कॉल्ड ऑफ वाउ प्रिंसिपल। आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताना है। वर्ड आ गया स्पिन, स्पिन का मतलब है एस से। ठीक है, अब आपको एस इक्वल टू बताना है एस प्लस वन एच अपान 2 पाई। ठीक है, ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रहता है। आपको अगर पूछा जाए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए तो उसके लिए हमारा रहता है अंडर रूट एल प्लस 1 H अपान 2 पाई, H अपान 2 पाई। ये स्पिन, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा रहेगा। फॉर्मूला स्पिन के लिए तो ये है, ऑर्बिटल के लिए ये है S इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 एच अपान 2 पाई। कौन सा फॉर्मूला, जहां पर 5 लिखे हैं वहां पर S कर लेना है, जहां पर ये 5 लिखे हैं वहां पर S कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है इफ L इक्वल टू 3 देन टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो अभी हमने पीछे किया था 0 1 2 3 S P D और F। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन अभी हम लोग 3-4 कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वांटम नंबर्स
अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रागली इक्वेशन। ये जो कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन चीजों को आप बहुत अच्छे करके याद कर लीजिए। आप हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं, आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है और आप इनको बहुत अच्छे करके क्वेश्चंस को प्लस कॉन्सेप्ट को अच्छे करके याद भी कर पाएंगे और उनको सीख भी पाएंगे। सो आगे देखते हैं, L इक्वल टू 0 1 2 3 है तो ऑर्बिटल कौन सी रहेंगी? S P D एंड F रहेंगी। यहाँ पर L इक्वल टू 3 दिया गया है, इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सी है? 4f ऑर्बिटल है। अब देखो f ऑर्बिटल, यहाँ पर p ऑर्बिटल ऑप्शन कट कर दो, यहाँ पर d ऑर्बिटल ऑप्शन कट कर दो। हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने टाइप की ऑर्बिटल होती है? 7 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? f ऑर्बिटल जो होती है, f ऑर्बिटल कितने टाइप की होती हैं? f ऑर्बिटल 7 टाइप की होती हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की और 7 प्रकार की होती है। तो 7 प्रकार कहां पर है? यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में 4f और 7, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज द हुन्स रूल? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुन्स रूल को फॉलो करता है? अच्छा, हुन्स रूल क्या बताता है? हुन्स रूल ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले एक एक करके होती है, उसके बाद उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है। बात को समझो, हुन्स क्या बताते हैं? हुन्स ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते, ठीक है। तो देखते हैं किसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 2s है, ये जो 5 बना ये s है, ये s है, 2s, ठीक है। तो 2s यहाँ पर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हीलियम में, तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा नहीं, क्योंकि हीलियम में क्या होता है? हीलियम में हमारे पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 ये वाला रहता है, उसके बाद में 1s2 और फिर 2s2 आ जाता है, फिर 1s2 2s2 या फिर 2p6। अब चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इनको हम लोग लेते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको लेते नहीं है। ये रहता है हमारे पास 1s2 2s और 2p, ये बैकेंट ऑर्बिटल होती है, इस तरीके से ध्यान रखो। तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, उसमें देखो तो यहाँ पर तो सभी में इलेक्ट्रॉन फिल है, हीलियम में तो देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 एक इलेक्ट्रॉन फिल है, करेक्ट बिल्कुल है। ये भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने भरे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम पहले कैसे भरेंगे? हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ना, ऐसे करके, ना कि इस तरीके से। तो ये ऑप्शन तो गलत रहने वाला है। यहाँ पर देखते हैं डी में 2s है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो इसकी स्पिन एक की ऊपर है, एक की नीचे है, एक की ऊपर है, ये भी सही हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन आप चाहे ऊपर करें चाहे आप नीचे करें, लेकिन वहां पर पेयर नहीं बनने चाहिए जब तक कि सारे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते। तो हमारा करेक्ट रह सकता है अभी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, ये भी उसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बिल्कुल बाकायदा अच्छे करके फिलअप किया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। इनमें से इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप ना होकर के बल्कि एक की स्पिन अप है, एक की स्पिन डाउन है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे मूव करते हैं, आगे है द बेसिक्स ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिएगा, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p3। p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं,
1 2 3, n इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 3। तो यहाँ पर ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है द बेसिक्स ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में उपस्थित 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक फार्मूला है वो कौन सा है, बेसिक फार्मूला है वो है हुंस रूल। कौन सा है, हुंस रूल यानी हुंस प्रिंसिपल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। उसके आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एट एन एटम ऑफ क्रोमियम Z इक्वल टू 24 loses 2 electron, how many unpaired electrons of shall be देयर इन Cr+2। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में क्रोमियम है जिसका Z क्या है 24 है। इन्होंने बताया है कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मतलब उनको लूज कर देते हैं, फिर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। तो देखो Cr का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है 4s2 और 3d4 ये रहता है। इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, मतलब ये वाले बाहर ही चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 3d4 4s0। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं 1 2 3 4, यानी n इक्वल टू कितनी नंबर रहेगी 4। तो कौन सा ऑप्शन है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm इज गिवन बाई। ठीक है, हमारे पास में ये 4 आयन दिए गए हैं Ti+3, Cr+2, Co+2, Ni+2। इनमें से हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, 2.84 किसका होगा। तो देखो यहाँ पर इनको हम सीक्वेंस से लगा देते हैं। पहले आता है टाइटेनियम, फिर उसके बाद में वेनेडियम, क्रोमियम आता है, फिर क्रोमियम आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रोमियम आता है, फिर कोबाल्ट आता है, फिर उसके बाद में निकल आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, मैंने सीक्वेंस लगा लिए। ठीक, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। दो इलेक्ट्रॉन है तो यहां से तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कितना होता है, इसका होता है 22। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, और इसमें कितने बचेंगे, इसमें 4 बचेंगे, इसमें कितने बचेंगे 7 बचेंगे, इसमें कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं n इक्वल टू 1, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं n इक्वल टू 4, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे अगर हम इसको फिलअप करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इक्वल टू 3 बचे हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसको फिलअप कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू 2। ठीक है, n इक्वल टू 2। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है जो हमारे पास में इसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 2.84 है, ये किसके नियरली है 3 के नियरली है, तो वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 2। तो हम सबसे पहले इसका ही निकाल के देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 bm। ठीक है, ये फार्मूला रहता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो यहाँ पर रख देंगे n इक्वल टू कितना रख देंगे 2 2 प्लस 1 bm। सॉल्व कर लीजिए 2 प्लस 3 3 2 जा कितने हो गए 6। ठीक है, 6 हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको इस नंबर को हमें बनाना है x और y के रूप में। इस नंबर को हमें ऐसे लेना है जो किसी का स्क्वायर बन रहा हो, जो किसी का स्क्वायर बन रहा हो। तो कैसे लिख सकते हैं 4 + 2। ठीक है, 4 क्या है 4 स्क्वायर बन रहा है किसका 2 का, और ये अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, ऐसे ओपन करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इस तरीके से, ये 2 + 2 + 2 × 2। अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 8 4 दूनी 8, बचे कितने यहाँ पर 2 और 0 बढ़ाया 4 पंचे 20, यानी 2.5 आया है। ये इसके नियरली है, मतलब हम कह सकते हैं कि नियरली है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही, निकल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 है तो ये 3 है, इसका मतलब है ये तो इतना रहेगा,
यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 4.85 रहेगा, यहाँ पर 1 है इसका मतलब 1.75 रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 है तो 2 के किसके नियरली आया, 2.5 के नियरली आया, 3 है 3.85 के नियरली आएगा, 4 है तो 4.85 के नियरली आएगा, 1 है तो 1.75 के नियरली है। जो वैल्यू यानी कि दी गई है उसका मैग्नेटिक मोमेंट उससे आगे आने वाली संख्या के नियरली आएगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसके नियरली आएंगे मैग्नेटिक मोमेंट में, 2.84 के नियरली आएगा। इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही निकालते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला बताया, ये मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को बहुत ध्यान से देखना है। 6 को ऐसी 2 डिजिट में बांटना है जिसमें पहली डिजिट हमारा स्क्वायर बन रहा हो किसी का, और दूसरी डिजिट ऐसी लेनी है जो किसी संख्या में जोड़ने या फिर घटाने पर उतनी ही वैल्यू आ जाए जिसको आप सोल्व कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन वहां पर मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट हाल फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं, उसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय श्रोडिंगर। देखो श्रोडिंगर में जो साइन आता है, साइन NLM, ये जो वैल्यू होती है ये श्रोडिंगर ने दी थी। ठीक है, मतलब श्रोडिंगर के द्वारा हम लोग NLM की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस की यहाँ पर जो 5 लिखा है वो यस लिख लेना है आपको। इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे है द इक्वेशन डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m साइन अपान h स्क्वायर e माइनस v। यहाँ पर ये कैपिटल E बना लो, E माइनस वी साई इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 साई हैं तो यहाँ पर एक जे साई एक जे साई जे साई, यहाँ पर इस साई को हम कट कर देंगे, ये वाली साइन लगी है, ठीक, इक्वल टू 0 किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन श्रोडिंगर के द्वारा दी जाती है। मतलब ऐसे करके लिखते हैं डी स्क्वायर साइन अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर साइन अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला रहता है, इक्वेशन रहती है किसके लिए, श्रोडिंगर के लिए। अब श्रोडिंगर में एक ऑपरेटर होता है जो कि लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर इसके इक्वल होता है डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई, ये इतने की इक्वल रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतने के इक्वल रहता है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतने के इक्वल रहता है ये, इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, श्रोडिंगर सही है। ठीक, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नोडल प्लेन ऑफ वनएस, यहाँ पर इज लिखा है, इज नहीं होगा, ये वनएस होगा, वनएस ऑर्बिटल। वनएस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन आपको बताने। अब नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया n-l-1, इसके थ्रू निकाल लो। n की पर क्या रखेंगे 1। अब l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l इक्वल टू 0 1 2 और 3 S P D और F। तो यहाँ पर S ऑर्बिटल है तो S के नीचे कौन सा है 0, तो हम क्या रख देंगे 0 1। यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ रहे हो इस चीज को। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। जो भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है बीएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अफवाउ इज ए साइंटिस्ट, प्रिंसिपल, जर्मन वर्ड, बिल्डिंग अप, लैटिन वर्ड। क्या है, अफवाउ एक साइंटिस्ट है या एक रूल है या फिर एक जर्मन वर्ड है या फिर एक लैटिन वर्ड है। तो आपने पढ़ा होगा अफवाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफवाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। अफवाउ प्रिंसिपल में जो अफवाउ वर्ड है एक जर्मन वर्ड है, कौन सा है, जर्मन वर्ड है। ध्यान रखना कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, बिल्डिंग
अप ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी कितना है? n+l रूल गिव्स फॉर, n+l रूल किसके लिए दिया जाता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर मोनो एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर एक्सेप्शनल प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल है थ्योरेटिकल पार्ट है, हमेशा आप याद रखेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए n+l रूल लगता है। किसके लिए लगता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? तो ये थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि मैंने यहां पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिए हैं। जो भी आपका बीएससी 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। इसलिए ऐसी ही वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने बीएससी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे नंबर ला सके केमिस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो और आएगी, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लव ऑफ लर्निंग।